हाय हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आज का लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं पर्टिकुलर, और इनका साइन सिम्टम वगैरह क्या होते हैं, कौन कौन सी लोकेशन पर होते हैं, उनके बारे में हम आज के लेक्चर में ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। अपर रेस्पिरेटरी में कौन से डिसऑर्डर होते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके कौन कौन से आपके डिसऑर्डर कॉज होते हैं। ठीक है, आपका एंटायर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है आपकी नोज से शुरू हो जाता है, आपके माउथ से, जो कि आपका जाता है लंग्स के एल्वियोलाई तक, राइट। तो इस पूरे ट्रैक में जो भी डिसीज होते हैं, जो भी डिसऑर्डर होते हैं, जो भी आपकी डिसीज कॉज होती है, उनको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, राइट। तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि नॉर्मल आपका स्नीचिंग हो गया, कफ कोल्ड हो गया है ना, आपका फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, नेक्रोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, हाइपोक्सिया हुआ ना, लंग एप्सिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ऐसे करके अलग अलग आपकी डिसीज होती हैं, बहुत सारे आपके डिसऑर्डर होते हैं। तो उनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। जो मेनली जो आपका पासेस होता है रेस्पिरेटरी, इसमें जो आपकी लाइन होती है वो आपका लाइनिंग मतलब इसको कवर करती वो होती है आपकी इपिथेलियम की। ठीक है, इपिथेलियम की होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और इपिथेलियम आपकी प्रेजेंट होती है। तो जब भी कोई डिसीज होता है, जो आपका इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल सेल है, वो डैमेज होता है। वो डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से वो डैमेज होता है। डैमेज होने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है ना, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन की वजह से। यदि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात की जाए तो नोज से स्टार्ट हो जाता है, और नोज से जब भी आप एयर लेते हो, आप आउटर सरफेस से जो भी एयर का इनटेक करते हो, इनहेल करते हो, तो उसमें कई कई बार क्या होते हैं, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन सब्सटेंस, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं ना। प्योर तो आपको ऑक्सीजन मिलती नहीं है ना, इतना पॉल्यूशन हो गया तो प्योर तो मिलना पॉसिबल है ही नहीं है ना। तो ऑक्सीजन के साथ साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बाकी गैसेस भी उसमें इन्वॉल्व होकर आपके लंग्स में एंटर करती है ना। प्योर ऑक्सीजन जाए तो आपका इवन लंग्स में डैमेज हो सकता है। तो जब भी क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, या आपका ज़्यादा कोल्ड एयर हो गया, या ज़्यादा हॉट हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा है अभी गर्मी में, तो ये क्या करती है, उसको फिल्टर करने का, उसको कंडक्ट करने का काम करती है आपकी क्या, नोज ना। नोज में आपकी नोस्ट्रिल्स होते हैं, वहाँ पर आपकी हेयर होते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल सब आपकी नोज, नासिका में रह जाता है, आपकी नोस्ट्रिल्स में रह जाता है, बाकी का धीरे धीरे फिल्टर होकर आपके एल्वियोली तक रीच करता है। एक बार में आप 500 ml लेते हो, 500 ml में से आपका 150 ml जो रहता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाता है, एल्वियोली तक आपका 350 ml के लगभग आपका O2 रीच करता है, एयर आपका रीच करता है, राइट। तो ऐसे फिल्टर एक काम करते हैं, बस फिल्टर जैसे अब कभी आपने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आ गए, जैसे धूल मिट्टी में आप गाड़ी चला रहे हो, या कोई ज़्यादा कोल्ड या हॉट इन्वायरमेंट में गए हों, तो आपको सर्दी, खांसी, स्नीजिंग हो जाती है। कोई भी एलर्जेन से भी आपको स्नीजिंग हो जाती है। वो आपकी नोज के अंदर जाता है, नोज डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करती है, उसको उसके अगेंस्ट वर्क करती है, उसको फाइट करती है, तो उसको वो बॉडी से बाहर निकालती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी वजह से आपको म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है, स्नीजिंग होती है, नाक से पानी आने लगता है, रनिंग नोस हो जाता है, राइट। तो वो सीक्रेशन के थ्रू उस पार्टिकल्स जो भी रहते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालती है, क्योंकि वो कफ जाएगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लंग्स में जाएगा, तो आपका एब्सिस फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अभी हम एक एक करके डिसीज के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट बना जाता है आपका यहाँ पर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपो का मीनिंग क्या होता है, कम होना, लो होना, है ना। यू ऑलरेडी नो दैट, आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हो। हाइपो का मीन्स क्या होता है, कम होना, हाइपो मीन्स लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वर्ड आया आपका, हाइपो, और ऑक्सिया का मीनिंग होता है ऑक्सीजन। ऑक्सिया मीनिंग O2। क्या होता है, ऑक्सीजन या O2। हाइपो मीन्स कम, ऑक्सिया मीन O2, तो ये ऑल इंक्लूड करके क्या हो जाएगा, लो O2, लो ऑक्सीजन इन द टिश्यू, राइट।
It is the disorder which then require amount of oxygen available to the alveoli and the tissue. क्या होता है, जितनी अमाउंट की जितनी रिक्वायरमेंट है आपके एल्वियोली तक, एल्वियोलाई तक, वहां तक उतना अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा है, राइट। या तो आपका एटमोस्फेयर प्रेशर कम हो सकता है, या एनी अदर रीजन की वजह से जितना आपको इनटेक करना था 500 ml वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, और वहां तक नहीं पहुंच पा रहा तो फिर आपके जो टिश्यू लेवल है वहां तक भी जितना अमाउंट रिक्वायरमेंट का, जितना सफिशियंट चाहिए थी उतना अमाउंट वहां तक रीच नहीं कर पा रहा है टिश्यू लेवल तक भी। तो इस टर्म को, इस कंडीशन को हमने क्या बोला, हाइपोक्सिया, राइट। द रीजन में इंक्लूड, रीजन क्या हो सकता है, एल्टीट्यूड लिविंग, एल्टीट्यूड लिविंग हो सकता है, पोलियो हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, पोलियो भी हो सकता है आपको, लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन ड्यू टू द टिश्यू एनीमिया। आपका दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आपका कैरी नहीं कर पा रहा हो ऑक्सीजन तक आपके टिश्यू लेवल पर। इनटेक तो आप इधर से कर रहे हो, इनहेल तो आप कर रहे हो O2, पर जो आपके टिश्यू लेवल है तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, बाइंड होके आपके जो टिश्यू लेवल है वहां तक जाता है, ऑर्गन लेवल तक, तो वहीं से बाइंड नहीं हो पा रहा होगा और आपके टिश्यू तक नहीं पहुंच रहा होगा। एक रीजन ये भी आपका हाइपोक्सिया का हो सकता है। The obstruction of passes due to the some sort growth of asthma damage the ear sac, damage ribs, intercostal muscles, sympathetic nervous system, or nasal congestion due to the various factor, right? All these irregularities affect the passes of result poor pulmonary ventilation, dyspnea. दूसरा रीजन किसकी वजह से हो सकता है, और अस्थमा की वजह से हो सकता है। प्रॉपर तरीके से आपका जो रिप्स और डैमेज ईयर सैक, जो आपके ईयर सैक हैं वो डैमेज हो गए हैं, आपको अस्थमा हो गया हो, आपका रिस्ट डैमेज हो गई हो, इंटरकोस्टल मसल्स है वो आपकी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही हो, या अदर रीजन आ सकता है सिंपैथेटिक नर्व आपकी डैमेज हो गई हो, नेजल कंजेशन हो गया हो, तो ये इसके अलग अलग कॉजेस, अलग अलग आपके रीजन हो सकते हैं। फिर आता है आपका लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस, लेरिंग्स आपका क्या होता है, आपका वॉइस बॉक्स, आपका लेरिंग्स कंठ, ठीक है। आइटिस लगा है मीनिंग इन्फ्लामेशन होना, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग, सिंपल सी बात है। इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स। पैथोजन बैक्टीरिया वायरस की वजह से एंटर होने की वजह से आपका जो लैरिंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, आपकी जो वोकल कॉर्ड है वो इन्फ्लेट हो गई, राइट। तो इसकी वजह से आपको समटाइम वॉक टॉक करने में, बात करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम भी आपको कॉज हो सकती है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, लेरिंजाइटिस। देन निमोनिया। निमोनिया इज द वन Pneumonia is one serious disorder of the respiratory system which there is infection of the alveoli due to bacterial, virus, fungi, spores, chemical like pesticide, chemical, air pollutant. Person suffering from it has to make considerable effort breathing accompanied by increased rate of breathing. In acute condition pus fluid may also accumulate the lungs. निमोनिया में क्या होता है, ये आपकी मोर सीरियस डिसऑर्डर होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, है ना, सीरियस डिसऑर्डर होता है एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का। इसमें क्या होता है, आपकी जो एल्वियोलाई उसमें इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एक्सेट्रा। इनकी वजह से आपकी जो लंग की एल्वियोलाई है उसमें डैमेज हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से वो डिस्ट्रक्शन उसमें हो जाता है। डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वो अपना फंक्शन वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती। लाइक किसकी वजह से हो सकता है, पेस्टिसाइड की वजह से, कुछ केमिकल्स की वजह से, कुछ एयर पॉल्यूशन की वजह से, और एनी अदर स्मोकिंग की वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। या आप कुछ कंपनियां फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हो जहाँ से आपको पॉल्यूशन, केमिकल, स्मोकिंग वगैरह आप इनहेल करते हो पैसिव वे में, तो वहां से भी आपको हो सकता है। कंडीशन कभी कभी इसमें क्या होता है, पस का फॉर्मेशन भी आपका और एक्यूमुलेशन पस का आपके लंग्स की प्लूरल कैविटी में भी हो सकता है, तो तभी और मोर सीरियस आपकी कंडीशन हो जाती है। देन वी आर डिस्कस अबाउट द ब्रोंकाइटिस।
सो व्हाट इज द ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस आपकी ब्रोंकिस में इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, दिस इज नोन एज द ब्रोंकाइटिस, राइट। ब्रोंकाइटिस है ना, क्रॉनिक। अब ब्रोंकाइटिस क्या होता है? दिस डिसीज इंप्लाइज द ब्रोंकियल ट्यूब विच इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकियल पासेस में रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द सेल्यूलर लाइनिंग। Chronic bronchitis and asthma are the acute stage of the bronchitis. अब हमने देखा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें आपके एपिथेलियम सेल्स की लाइनिंग होती है। अब जो एपिथेलियम सेल्स की लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना सेलुलर लाइन में, ये किस रीजन से हो सकता है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा आर द एक्यूट स्टेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। अस्थमा की वजह से और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से आपको हो सकता है ना, स्टेज ऑफ द ब्रोंकियल डिसऑर्डर, राइट। फिर आता है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को अनदर नेम हम इसको एम्फाइसेमा भी बोलते हैं ना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा it is caused by the loss of elasticity of alveolar membrane which cannot retain oxygen carry in air, them causes cigarette smoking and other type of the smoke in factories, chemical pollution, atmospheric air pressure main source of the problem. इसमें क्या होता है, जो आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है उसकी जो इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी क्या करती है, वो लॉस हो जाती है। उसमें इलास्टिसिटी की जो कैपेसिटी है एक्सपांड करने की, रिलैक्स करने की, वो क्या होती है, कॉन्टेक्ट रिलैक्स की, उसमें लॉस हो जाना। अब लॉस होने की वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन विच कैन नॉट रिटेन ऑक्सीजन कैरी एयर इन देम। अब जो ऑक्सीजन वहां पर पहुंचा है, ऑक्सीजन रीच किया, तो उसमें ऑक्सीजन क्या रिमेन नहीं रह पा रहा, ऑक्सीजन नहीं रह पा रहा, राइट। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। ये किस रीजन से हो सकता है? सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से हो सकता है। देन फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, केमिकल्स निकलता है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। दूसरा एटमोस्फेरिक एयर आर मैन, जो आपका एटमोस्फेरिक एयर है उसकी वजह से भी आपको ये कॉज हो सकता है, मेन कॉज। फिर आता है आपका अस्थमा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, आपको याद रखने की बात है कौन से उसमें स्पेशली अटैक कर रहा है। ये किस पे कर रहा है? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन ना, इस पे कर रहा है लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो रही है। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अस्थमा। इट इज मेंशन अबव, अस्थमा इज द एक्यूट स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर। अस्थमा क्या होता है आपका? एक्यूट स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के फेल होने का। which the passes for the ear decrease due to the swelling and muscular spasm। इसकी वजह से ये हो सकता है, which the passes for ear decrease the swelling and muscular spasm। इसकी वजह से क्या हो रहा है आपको? मस्कुलर स्पास्म में आपका डिक्रीज हो रहा है, और जो ईयर पासेस है उसमें आपका डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू स्वेलिंग और मस्कुलर स्पास्म की वजह से। एक्सपायरेशन ऑफ इनहेल एयर बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। Expiration of inhale air become extremely difficult. The lungs have worked under great stress to compensate for the failure of getting enough air। ये होता क्या है, प्राइमरी आपकी स्टेज होती है, आप ऑक्सीजन इनहेल तो कर रहे हो, डीप ब्रीथ तो ले रहे हो, पर उसको वापस से रिलीज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर करने में, एक्सपायरेशन में, एक्सेल करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, और आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। तो वो कंपेंसेट कर रहे हैं, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, वो खुद से कंपेंसेट कर रहे हैं ऑक्सीजन को एक्सेल करने में। डीप ब्रीथ तो ले रहा है, इनटेक तो ले रहा है, पर एक्सेल नहीं कर पा रहा है, राइट। तो फिर वो CO2 क्या हो गया, आपकी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स हो गई ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, अस्थमा हो गया आपका। और आपका
निमोनिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया है ना, लंग एब्सिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। अस्थमा तो आपको मोस्ट कॉमन आपकी डिसीज है और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से इसको समझो। क्या होता है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक्यूट स्टेज होता है आपका रेस्पिरेटरी फेलियर का। देन दूसरी चीज आ जाती है आपका, किसको इनहेल, आप ऑक्सीजन जितना कर रहे हो उतना आप CO2 को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। किस रीजन से होता है, डिक्रीज ड्यू टू द स्वेलिंग एंड स्पाज्म। जो आपकी मसल्स से वहां पर क्या होना, स्वेलिंग होना, स्वेलिंग होने की वजह से, मसल स्पास होने की वजह से आपको डिफिकल्टी ये कॉज होती है। फिर आता है नेक्रोसिस। ड्रग लाइक हीरोइन, बार्बिट्रेट, एल्कोहल इम्पेयर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम विच nerve control respiration also get affected leading to the securing enough air for lungs through the normal breathing activity। नेक्रोसिस में क्या होता है, जैसे कि आप कुछ ड्रग लेते हो, किसी को जैसे हैबिट हो गई कि भाई उसको ड्रग लेने लग जाता है, तो जब वो ड्रग लेते हैं, जैसे कि आपकी हीरोइन हो गई, बार्बिट्रेट हो गई और एल्कोहल। हीरोइन एक ड्रग होती है ना, आपकी सेलिब्रिटी हीरोइन ने, एक बार सर्च करना। हीरोइन लेने लग जाना, बार्बिट्रेट ले जाना बहुत ही डेंजरस ड्रग होती है, हीरोइन, बार्बिट्रेट और एल्कोहल। ऐसी ड्रग ने आपको ना कंज्यूम करना शुरू कर दिया, कंज्यूम करने की वजह से ये क्या करती है, आपके नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करती है, और जो मसल्स आपके कंट्रोल कर रही है नर्वस सिस्टम से, वो मसल्स को भी उसका जो फंक्शन उसको नर्व को डैमेज कर देती। तो नर्व डैमेज हो गई तो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन वहाँ का लॉस हो जाता है, उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है कंट्रोल भी लॉस हो गया। तो इसकी वजह से आपको ये होता है, इसमें आपका जो नॉर्मल ब्रीथिंग उसमें आपको डिफिकल्टी होती है। फिर आ जाता है आपका बेंड्स, डाइवर्स और कैसन्स, कैसन्स डिसीज। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पर्सन रहता है तो वो जब समुद्र के अंदर जाता है, बहुत ही ज्यादा डीप डाइव करता है गहरे पानी में, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को भी साथ में लेके पीछे एक सिलेंडर बांध के चलते होंगे, देखा होगा कभी भी आपने। तो जब भी वो ज्यादा डीप में जाता है तो उसको नाइट्रस ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे वो थोड़ा सा सैलो पानी में आता है, उतले पानी में आता है, वही नाइट्रस ऑक्साइड के बबल्स बन के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में उसके बबल्स बन जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, समटाइम उसको लेथार्जी हो गया, वीकनेस हो गया, फटिक हो गया, है ना, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होने लगती है ना, डिकम्प्रेशन होगा, डिजीनेस होना, लिम्फेटिक लोबर और पेन होना। तो इस तरीके का उसको प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। इस डिसीज को हमने क्या नाम दिया, डाइवर्स कैसेसन डिसीज और बेंड्स डिसीज। कौन सा, डाइवर कैसेसन डिसीज और बेंड डिसीज। फिर आता है एनोक्सिया और एनोक्सीमिया। एनोरेक्सिया या एनोक्सिया क्या होता है, जब भी आपको ऑक्सीजन जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ऑक्सीजन आपको इनटेक नहीं कर पा रहे हो। कब ये हो सकता है, जैसे कि आप कुछ ऐसे स्पेस पर वर्क कर रहे हो जहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है। आप किसी ऐसे बंद स्पेस के अंदर चले गए, कोई कैप्स के अंदर, कोई गुफा के अंदर, जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन का वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप इनटेक नहीं कर पा रहे हो। इस रीजन को हमने क्या बोला है यहाँ पर, लैक ऑफ ऑक्सीजन या शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन। फिर आता है आपका लंग एप्सिस। लंग एप्सिस में क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से क्या होना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एक एप्सिस, एक पस का फॉर्मेशन हो जाना, इट इज नोन एज द लंग एप्सिस। ये किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकस ब्रीडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, है ना। कौन कौन से वायरस से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोसन, ग्रिडाई और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। राइट।
Abscess is caused by the inhalation of infected matter, paranasal sinus, gums, upper respiratory tract. The disease causing organism already present in wet tissue spread infection to the lungs. फिर आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस टीबी. ट्यूबरक्लोसिस इज मेन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है आपका, जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है उसके क्लोज होता है. इन शॉर्ट में हम इसको टीबी या कॉक्स भी इसको हम बोलते हैं, है ना. तो ये आपके ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है. दिस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम द इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ये जो डिसीज है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है 1% टू अनदर पर्सन, छींकने से, खांसने से, आपके सलाइवा से. आप जो कभी कभी बात करते हो तो आपका सलाइवा बाहर आता है, उससे भी आपकी ये होती है, राइट. लाइनिंग एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस टीबी इज नाउ डेज क्यूरेबल विद एटीटी, है ना. इसका एक ट्रीटमेंट होता है एटीटी, आप या एटीके या जो ड्रग होती है उनसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो. नाउ डेज इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हुआ है. मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, एटीके से. और फिर आ जाता है आपका ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द in bronchitis there is the permanent abnormal dilation of the bronchi and bronchioles due to the bacterial infection. इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो ब्रोंकी है और ब्रोंकाई है वो परमानेंट डायलेटेड हो जाती है ना, वापस से वो रिलैक्स नहीं होती. एक बार डायलेट हो गई तो वो हमेशा डायलेटेड रहती है. फिर डिसऑर्डर ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में देखते हैं. सेकेंड ईयर में पूरा हम डिटेल समझेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं. आ जाता है फिर आपका साइनोसाइटिस. इन्फ्लेमेशन वन और मोर पैरानेजल साइनस यूजुअली ऑकर इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन स्टेफाइलोकोकस ऑरिस. साइनोसाइटिस क्या होता है, जो आपकी साइनस से पैरानेजल साइनस उसमें इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना किसकी वजह से हो जाता है, कौन कौन से बैक्टीरिया है जो कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, राइट. फिर आता है टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स. इन्फ्लेमेशन हो जाना टॉन्सिल्स में, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. एंड कैरेक्टराइज बाय द सोर थ्रोट फीवर हेडेक डिफिकल्टी इन सॉल्विंग. क्या होता है, सोर थ्रोट होता है, डिफिकल्टी होती है बात करने में, सॉल्विंग करने में, निकलने में, गले में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक. फिर फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स. आपके फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स. कैरेक्टराइज बाय, इसकी वजह से भी क्या होता है आपका डिफिकल्टी होना, बात करने में डिफिकल्टी होना, स्वेलिंग करने में, निकलने में, सेम इसमें भी कैरेक्टर वही होते हैं. कॉमन कोल्ड, नॉर्मल आपको जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से कफ कोल्ड हो जाता है उसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड. इसमें आपका रनी नोज होना, टेयरिंग होना, लो ग्रेड फीवर होना, जनरल मैलिस होना और नेचर डिकंजेशन होना, राइट. फिर एस्बेस्टोसिस रिलेटेड डिसीज. एस्बेस्टोसिस रिलेटेड डिसीज में क्या होता है, जैसे कि जो एस्बेस्टर रहते हैं, जैसे कि जो कुछ फार्मर वगैरह रहते हैं, या कुछ जैसे कि जो अपना ये प्लाई वगैरह प्लेवुड वगैरह रहता है ना, ये किससे बनते हैं आपका, जैसे कि खेत में हमारा क्या रहता है, गेहूँ कटती है तो गेहूँ कटने के बाद उससे जो पार्टिकल्स निकलता है उसका भूसा निकलता है, तो उससे जो चीज़ें बनती हैं और जो फार्मर वगैरह रहते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं वो उड़ते हैं और वो हमारे नेचुरल रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसके अंदर एंटर करते हैं. तो जैसे ही वो एंटर करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, धीरे धीरे करके वो कंजेशन करते हैं, वहाँ पर कंजेशन होता है और वो एल्वियोलाई तक रीच करते हैं. बाद में आपका लंग्स की को एल्वियोलाई वगैरह को भी बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. या कोई पर्सन ऐसी फैक्ट्रीज में या कहीं पर वर्क कर रहा हो जहाँ पर ये प्लेवुड वगैरह हो गया और कुछ ऐसे पार्टिकल्स वगैरह का ज़्यादातर यूज़ होता है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल्स जो आपके एयर के साथ उड़ते रहते हैं वो आते हैं आपके एस्बेटर्स, एस्बेस्टोस या एस्बेटर्स. कॉटन फाइबर वगैरह हो गए तब भी हम आपको इनको इनहेल करते हैं. जैसे कोई कपड़े वगैरह कंपनी में कर रहा है, कोई जैसे धागा बनता है वो कंपनी में काम कर रहा है, कोई फैब्रिक कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम उनको कॉज होती है. तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ऐसी जगह पर काम कर रहे हो
या एक्सपोज हो तो आपको मास्क लगा करके रखना चाहिए, है ना। तो वाकई में इससे दिक्कत कॉज होती है, और ये बात सही है, राइट। मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और आज का हमारे ये टॉपिक आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है, कल से हम देखेंगे। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अभी आप? रिप्रोडक्टिव, है ना। तो फिर रिप्रोडक्टिव को हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतने, मिलते हैं फिर नए लेक्चर से, नई शुरुआत करते हैं, और मज़ा आने वाला, इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आज के लेक्चर में इतने, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बंद कर दो।